नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं क्लासिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आरडीएस, और इससे पहले भी हमने आरडीएस के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो जो आरडीएस का उसके अंदर हमने जाना आरडीएस क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे सामने रखा गया, जिसके अंदर आरडीएस के बारे में डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन क्या रहेंगे और इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है और कैसे क्या इसके अदर नेम्स हैं वो किस हिसाब से रखे गए हैं, पैथोफिजियोलॉजी किस मैनर में बना है, वो सभी हमने डील की है। और अदर नेम्स है जैसे कि आरडीएस को एक प्रकार से हम क्या बोल रहे थे कि इन्फेंट आरडीएस भी बोला जाता है, और इसके अलावा सिजेरियन सेक्शन की वजह से या फिर मेडिकली प्रोफेशनल की वजह से देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम इसको क्या बोल रहे थे, इडियोपैथिक आरडीएस के नाम से भी जान रहे थे। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन का डिपोजिशन हो रहा था, एक फिब्रिन लाइक डिपोजिशन जो सेल्स एंड टिश्यूज में नेक्रोज हो रही थी एल्यूलाइज, उसकी वजह से इसको हमने एक और नाम दिया HMD, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। उसके बाद हमने देखा कि जो स्पेशली जो कोज है इसके अंदर वो सर्फेक्टेंट की इनमेच्योरिटी है, और उस इनमेच्योरिटी की वजह से लंग्स का प्रॉपर इमेच्योरेशन देखने को मिला। फिर उसके बारे में हमने देखा कि सर्फेक्टेंट क्या है, जिसके अंदर सर्फेक्टेंट के बारे में जाना कि सर्फेक्टेंट में लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो है वो निर्धारित होता है लगभग 36 वीक के नाउ या फिर उससे 35 to 36 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद, जो कि मोस्ट कॉमनली यदि बेबी प्रीटर्म हो तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइपोथर्मिया वाले बेबी हो उनके अंदर देखने को मिल सकता है, और जो LBW बेबीज़ हैं उनके अंदर देखने को मिल सकता है, तो वो देखा हमने। इसके बाद में हमने देखा कि क्लिनिकल फीचर्स के बारे में केवल हमने बोला ही है, अभी आपको रिटर्न बाय रिटर्न समझाया भी जाएगा। और पैथोफिजियोलॉजी मैनर देखा जो कि एक स्पेशल डायबिटिक मदर के लिए हमने चूज़ किया। और उसके अलावा हमने देखा कि जो डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन है उसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, सैक टेस्ट है, सिल्वरमैन रिट्रैक्शन एग्जामिनेशन है, ABG एनालिसिस है, एक्सरे है, ये सभी हमने देखे। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो इसका चेस्ट एक्सरे रहेगा आरडीएस का। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, क्लिनिकल फीचर्स की। किसकी? क्लिनिकल फीचर्स की, एज ए साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम एक फॉर्मूले के थ्रू इसको याद करेंगे कि टेकीकार्डिया क्या है, टेकीकार्डिया और टेकीकार्डिया, टेकीब्रेडिया, टेकीकार्डिया, टेकीब्रेडिया, इसी के साथ एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग क्या है, GRUNTING, ग्रंटिंग, और नेजल फेरिंग, नेजल फ्लेरिंग, फ्लेरिंग, नेजल फ्लेरिंग, और डिस्पनिया, डिस्पनिया, चेस्ट वाल रिट्रैक्शन, चेस्ट वाल रिट्रैक्शन, चेस्ट वाल का क्या होना, रिट्रैक्शन होना, चेस्ट वाल रिट्रैक्शन, और साइनोसिस, और साइनोसिस, और साइनोसिस। ये स्पेशल 7th साइन आपके सामने देखने को मिलेंगे आरडीएस के अंदर, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म TT एंड CC के नाम से भी याद रख सकते हैं। TT एंड CC, ये एक निमोनिक आपके सामने निकल के आया है। तो देखिए जो साइन सिम्टम है उसके अंदर टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, और जो टेकीकार्डिया, टेकीब्रेडिया, और एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, नेजल फ्लेरिंग, डिस्पनिया, चेस्ट वाल का रिट्रैक्शन एंड साइनोसिस हमारे को देखने को मिल रहा है। तो देखिए कि हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा हो जाना, पल्स रेट का बहुत ज़्यादा हो जाना, इसी के साथ एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग देखने को मिल रहा है कि जब वो एक्सपायरेशन, जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं उसके बाद में एक्सपायरेशन के दौरान CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं तो उस वक्त ग्रंटिंग होगी। ग्रंटिंग बोलते एक साउंड प्रोड्यूस होगा जो कि एक नॉर्मली सांस के साथ नहीं होता है, और जब वो रेस्पायरेशन कर रहे हैं तब उनको देखने को मिल रहा है।
और नेजल फ्लेयरिंग में क्या हो रहा है, जो आपके नोज़ हैं बेबी के, वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से फैल से जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फैल से जाएंगे। इसलिए हम फ्लेयरिंग बोल रहे हैं कि नेजल थोड़े से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की वजह से, बार बार नेजल सिक्रेशन होने की वजह से उसके नेजल थोड़ी सी स्वेलर्ड हो जाएंगे। तो स्वेलर्ड होने की वजह से क्या होगा, फैल जाएंगे थोड़े से। डिस्पनिया ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है ही, तभी RDS के बारे में पढ़ा जा रहा है। और चेस्ट वाल रिट्रैक्शन, और जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो चेस्ट वाल का क्या होना चाहिए, रिट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। लेकिन एक्सपांड नहीं होने की बजाय इंस्पांड हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं रिट्रैक्ट हो रहे हैं। चेस्ट वाल क्या हो रहे हैं, रिट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए अभी आप इंस्पायरेशन करेंगे तो चेस्ट वाल बाहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब आप बेबी क्या करेगा, जब इंस्पायरेशन करेगा तो उसके क्या होंगे, रिट्रैक्ट होंगे, जबकि क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होने चाहिए। और साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, और बेबी के अंदर प्रॉपरली प्योर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, ब्लूइश कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम देखने को मिले। इसके अंदर देखिए कि जो स्पेशल साइन हैं उनको ट्राइड के नाम से भी जाना जाता है। कि ट्राइड फीचर्स क्या है, ट्राइड फीचर्स ऑफ RDS के ट्राइड फीचर्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए टेकीकार्डिया, क्या है, टेकीकार्डिया, इसी के साथ इंस्पिरेशन रिट्रैक्शन, क्या होगा, रिट्रैक्शन, और एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग। देखिए कि टेकीकार्डिया, इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन और एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग ट्राइड फीचर्स माने जाते हैं RDS के। इसी के साथ एक स्पेशल साइन है सीसा रेस्पायरेशन। कौन सा रेस्पायरेशन, सीसा रेस्पायरेशन। इसके अंदर क्या होता है, तो सीसा रेस्पायरेशन है, इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जब आप इंस्पायरेशन करेंगे तब आपकी चेस्ट कैविटी क्या होगी, रिट्रैक्ट होगी, चेस्ट कैविटी क्या होगी, रिट्रैक्ट होगी। और जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तब आपकी एब्डोमिनल कैविटी प्रोड्यूस होगी। मतलब कि जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं, जब चेस्ट वाल तो रिट्रैक्ट होंगे और एब्डोमिनल कैविटी क्या होगी, प्रोट्रूज होगी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी का प्रोट्रूज होना, चेस्ट वाल का रिट्रैक्ट होना ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इज ऑल्सो नोन एज सीसा रेस्पायरेशन। ठीक है, ये कुछ अलग से था। ये देखिए कि TT एंड CC से आप इसको कंप्लीट याद कर सकते हैं। टेकीकार्डिया, टेकीब्रेडिया, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, डिस्पनिया, चेस्ट वाल रिट्रैक्शन, साइनोसिस, सीसा रेस्पायरेशन। और ट्राइड फीचर्स की पूछा जाए तो स्पेशल 3 पॉइंट आपके पास है, टेकीकार्डिया, इंस्पायरेशन रिट्रैक्शन और एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग। इसके बाद में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि 1 बाय 1 कि सबसे पहले मॉनिटरिंग आवश्यक है। देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के अंदर देखिए फर्स्ट 1 पॉइंट आ रहा है मॉनिटरिंग दी बेबी कंडीशन, मॉनिटरिंग दी बेबी कंडीशन। बेबी की कंडीशन क्या है, इसको क्या कीजिए, मॉनिटर कीजिए। तो जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग के अंदर आपको क्या करना है, वाइटल साइन प्रॉपर चेक करना है, रेस्पायरेशन प्रॉपर चेक करना है, इसी के साथ रेस्पायरेशन रेट प्रॉपर चेक करेंगे, पल्स रेट प्रॉपर चेक करेंगे, वाइटल साइन प्रॉपर चेक करेंगे, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और प्रॉपर मॉनिटरिंग में हम उसको रखेंगे बेबी को। ये है मॉनिटरिंग कंडीशन। और स्किन कलर को भी हमको क्या करना है, देखते रहना है। जैसे कि अपने पास साइनोसिस साइन आ रहा है, जिसकी वजह से यदि साइनोसिस आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इम्प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न, इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न।
इसके अंदर क्या करेंगे कि आपको ओरली अवॉइड करना है, जो फीडिंग है उसको ओरली अवॉइड करना है, और आपको क्या करना है कि आप उसको बाय द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब नेजल थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसको फीडिंग करवानी है। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हमारे को फीडिंग करवानी है, ओरल फीडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे ही ब्लॉकेज हो रहा है सिस्टम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं वो और ट्रेकिया के अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एस्पायरेशन कर सकता है, जिस वजह से हम उसको अवॉइड ही कर रहे हैं। ओरल फीडिंग को डायरेक्टली नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंटिलेटरी सपोर्ट क्या है। वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटर जो होता है उसका हम सपोर्ट लेंगे, और वेंटिलेटरी सपोर्ट के अंदर हमको क्या करना है कि आपको सीपाप को ध्यान में रखना है। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर क्या है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूस एयरवे पॉजिटिव प्रेशर है उसको मेंटेन रखना है। और सीपाप है वो किसके बारे में बताता है, लंग कॉम्प्लियंस, किसके बारे में बताता है, लंग कॉम्प्लियंस, कि लंग कॉम्प्लियंस जो है उसके बारे में बताता है। और लंग कॉम्प्लियंस क्या है कि जो लंग्स है उनकी कार्य दक्षता कितनी है, वो कितनी एयर को फिल्टर कर पा रहे हैं, कितना लंग हैं जो कि ब्लड को प्योर कर पा रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि लंग्स की दक्षता कितनी है, उसको हम बोलते हैं लंग कॉम्प्लियंस। तो वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे तो लंग कॉम्प्लियंस के बढ़ने के चांस है, तो कहीं ना कहीं लंग की फंक्शन मैच्योरिटी बढ़ पाएगी। और सीपाप के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, जो लंग कॉम्प्लियंस होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के थ्रू। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन वाया हुड क्या है, ऑक्सीजन वाया हुड, ऑक्सीजन वाया हुड के थ्रू क्या करना है आपको कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है, क्या करना है अपने को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। एक प्रकार से ऑक्सीजन वाया हुड का मतलब ये है कुल मिला के कि आपको क्या देना है कि ऑक्सीजन थेरेपी देनी है बेबी को। और ऑक्सीजन थेरेपी के लिए भी स्पेशल गाइडलाइन है कि जितनी आवश्यकता है उतनी आपको देनी है। यदि आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन हो जाती है तो ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, क्या है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, रेटिनोफाइब्रोब्लास्टोमा की जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर रेटिना डैमेज हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, कि आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग 60% होना चाहिए, और जो आपका टेम्परेचर है बेबी का वो 36.5 डिग्री 36.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना आवश्यक है। देखिए हमने मैनेजमेंट के पॉइंट्स देखे, जिसके अंदर मॉनिटरिंग द बेबी कंडीशन, जिसमें वाइटल साइन, रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट ये सभी देखना है आपको, और स्पेशल स्किन कलर के ऊपर ध्यान रखना है। और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में ये बताया गया है कि ओरल फीडिंग को अवॉइड करना है, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग को अप्लाई करना है। वेंटिलेटरी सपोर्ट के अंदर बताया कि जो सीपाप है उसको मॉनिटर करना है, जो कि जिससे हमारे को लंग कॉम्प्लियंस बढ़ाने के चांस मिलेंगे, हम एक्टिविटीज़ को मेजर कर पाएंगे। ऑक्सीजन वाया हुड के थ्रू आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अंदर ह्यूमिडिटी 60% एंड और आपका टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस हमारे को मेंटेन रखना है। इसके बाद हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या है कि हमारे को एंटीबायोटिक्स मेंटेन करने हैं, एंड एंटी माइक्रोब्स भी कर सकते हैं हम, एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट, ये भी हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी माइक्रोबाइल्स हैं, वो हमारे को एडमिनिस्टर करने हैं, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे कि जो बैक्टीरियल है उस कंडीशन को लीड ज़्यादा नहीं होने देंगे, और कहीं ना कहीं वायरल को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन ई क्या है, विटामिन ई का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, विटामिन ई का क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो विटामिन ई के एडमिनिस्ट्रेशन से हमें क्या फ़ायदा है कि विटामिन ई एक प्रकार का नेचुरल क्या है, नेचुरल
नेचुरल बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? नेचुरल बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि क्या करेगा, एक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से हमें बताएगा। जो कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्रिवेंट दी बीपीडी, प्रिवेंट बीपीडी। क्या है? प्रिवेंट बीपीडी, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया। कि क्या होता है कि जब आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सर्फेक्टेंट आर्टिफिशियली अप्लाई कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपको देखने को मिलता है कि ब्रोंको जो पल्मोनरी है उनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकस के अंदर, लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, डिस्प्लेजिया की कंडीशन हो जाती है। तो उसके लिए हम बचाव के लिए क्या यूज़ करते हैं? विटामिन ई का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है, नेचुरल बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि इसका यूनिट चलता है 100 IU पर केजी हम एडमिनिस्टर करते हैं। 100 IU पर केजी हम एडमिनिस्टर करते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से होता है ये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सर्फेक्टेंट थेरेपी। क्या है? सर्फेक्टेंट थेरेपी। सर्फेक्टेंट थेरेपी में क्या है कि आपको जो सर्फेक्टेंट हमने पढ़ा है उसके बारे में देखना है कि सर्फेक्टेंट भी हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं। तो सर्फेक्टेंट के बारे में देखना चाहें तो स्पेशली 3 टाइप के सर्फेक्टेंट हमारे सामने आते हैं। इसमें फर्स्ट वन देखिए कि आपका ह्यूमन ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन? ह्यूमन ओरिजिन। सेकेंड वन पोर्सिन ओरिजिन, पोर्सिन ओरिजिन। और थर्ड वन सिंथेटिक प्रिपरेशन। क्या है? सिंथेटिक प्रिपरेशन। ये स्पेशली 3 टाइप के आपके सामने क्या होते हैं, ये सर्फेक्टेंट थेरेपी के लिए यूज़ किए जाने वाले कुछ आर्टिफिशियल आपके सामने सर्फेक्टेंट है। तो जो ह्यूमन ओरिजिन है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इन्फासर्फ। क्या यूज करते हैं? इन्फासर्फ एंड इंसर्वेंटा। क्या करते हैं? इंसर्वेंटा नहीं, इन्फासर्फ एंड सर्वेंटा। ये स्पेशल 2 टाइप के हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सर्फेक्टेंट ह्यूमन ओरिजिन में। पोर्सिन ओरिजिन में स्पेशल कैटेगरी है क्यूरोसर्फ। क्या है? क्यूरोसर्फ। और जो सिंथेटिक प्रिपरेशन है उसके अंदर एक्जोसर्फ एंड DPPC और ALEC। ये स्पेशल हमारे पास क्या आते हैं? सर्फेक्टेंट आते हैं। ह्यूमन ओरिजिन में इन्फासर्फ एंड सर्फेंटा, पोर्सिन ओरिजिन में क्यूरोसर्फ एंड सिंथेटिक प्रिपरेशन जिसमें एक्जोसर्फ और DPPC एंड ALEC, ये हमारे पास सर्फेक्टेंट आते हैं। सर्फेक्टेंट के लिए कई बार पूछा जाता है कि सर्फेक्टेंट को आप कहाँ एडमिनिस्टर करेंगे, तो सर्फेक्टेंट को हमेशा क्या करते हैं? इंट्राट्रेकियल। क्या करते हैं? इंट्राट्रेकियल। तो इंट्राट्रेकियल करने के लिए हम क्या करेंगे? बाई ईटी ट्यूब। और इसका भी वही रहता है 100 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से क्या होता है? एडमिनिस्टर किया जाता है। तो देखिए हमने मैनेजमेंट देखा। मैनेजमेंट के अंदर आपके पास पॉइंट आए हैं: मॉनिटरिंग द बेबी कंडीशन, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, वेंटिलेटरी सपोर्ट, ऑक्सीजन वाया हुड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, विटामिन ई का एडमिनिस्ट्रेशन और सर्फेक्टेंट थेरेपी। ये स्पेशल 8 पॉइंट्स आपके सामने मैनेजमेंट में रखे गए हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि बेबी की कंडीशन को मॉनिटर करना है तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, बीपी वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, स्किन कलर की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हमारे को करनी है। उसके बाद इंट्रावीनस इन्फ्यूजन में देखा कि ओरल फीडिंग आपको अवॉइड करनी है और नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग आपको अप्लाई करनी है। वेंटिलेटरी सपोर्ट में देखा जो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है उसको मेंटेन रखना है। उसको मेंटेन रखने के साथ साथ हम लंग कॉम्प्लेंस की जो दक्षता है उसको देखते रहेंगे, जिससे कि लंग की मैच्योरिटी के साथ कितना फंक्शन वेल हो पा रहा है उस चीज़ के बारे में बताएगा। ऑक्सीजन वाया हुड के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी मेंटेन करनी है और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के अंदर 60% ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन करना है। एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं।
विटामिन ई का एडमिनिस्ट्रेशन करना है जो कि आपको बीपीडी से बचाएगा, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया से। और सर्फेक्टेंट थेरेपी के अंदर स्पेशल हमारे पास 3 टाइप के सर्फेक्टेंट है, ह्यूमन ओरिजिन, पोर्सिन ओरिजिन, सिंथेटिक प्रिपरेशन। जो ह्यूमन ओरिजिन वो ह्यूमन बॉडी से तैयार किए गए हैं और पोर्सिन ओरिजिन एनिमल से तैयार किए गए हैं और सिंथेटिक आर्टिफिशियल तरीके से मैनेज किए गए हैं। जो ह्यूमन ओरिजिन वो उनके अंदर इन्फासर्फ और सर्वेंटा है, पोर्सिन में क्यूरोसर्फ है और सिंथेटिक के अंदर एक्जोसर्फ, डीपीपीसी और एएलईसी है। ये आपके सामने मैनेजमेंट की कुछ पंक्तियाँ हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि जो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी यदि देखने को मिलेगी, क्या होगा, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी में आपको देखने को मिल सकता है ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। क्या देखने को मिलेगा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनोफाइब्रोप्लेजिया भी बोलते हैं, रेटिनोफाइब्रोप्लेजिया भी बोलते हैं, यदि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है तो। इस प्रकार से आपको RDS के अंदर हमने सभी जो सब टॉपिक्स हैं उनके डीलिंग की, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, डेफिनेशन किस प्रकार से है, अदर नेम क्या क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, साइन एंड सिम्टम अभी देखे हैं। इससे पहले पैथोफिजियोलॉजी देखा हमने, डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के बारे में जाना और फिर मैनेजमेंट के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक रूप से मैनेज किया गया है। इस प्रकार हमारा RDS टॉपिक कंप्लीट होता है और कुछ नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मेजर रखते हुए हम इसको कंडक्ट करते हैं पूरे मैनेजमेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा और आगे भी अच्छे वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।